जो जिला है कटिहार उस पर कर लें। गंगेश जी, क्या लगता है कटिहार की जो 7 विधानसभा सीटें हैं कितनी किसके खाते में जा सकती हैं? कटिहार में थोड़ा सा बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, चूंकि कटिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए ये चुनाव बड़ा टफ हुआ है। हालांकि ये वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई उसके बाद सीन बदला है। रंजन इसके बारे में, बाकी सीटों के बारे में बताएंगे। देखिए, तारकिशोर प्रसाद यहाँ से जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ अग्रवाल इस बार वीआईपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सौरभ अग्रवाल बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे हैं। उनकी मां यहाँ से मेयर हैं। मां बेटे के साथ चुनाव प्रचार भी करती रही, तो इसीलिए इस सीट को जो है फंसा हुआ माना जा रहा था। लेकिन फिर वो पीएम के सभा के बाद जो है आपको तारकिशोर प्रसाद को एक एज जो है देना होगा। टफ सीट है, ये भी टफ फाइट यहाँ पर भी है। और इसी तरह से टफ फाइट जो है कदवा में भी है। कदवा में शकील अहमद खान जो हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जेडीयू ने पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है। कटिहार लोकसभा चुनाव में दुलाल चंद गोस्वामी अभी तारिक अनवर से हार गए थे, लेकिन कदवा में उन्होंने बढ़त बनाई थी, इसलिए उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और शकील अहमद खान के लिए परेशानी बढ़ाने वाले कौन कौन? जनसुराज से मोहम्मद शहरियार, एआईएमआईएम से शाकिर रेजा, ये 2 हैं। अगर इन दोनों ने वोट ज्यादा काट लिए तो दुलाल चंद गोस्वामी यहां से चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो ऐसे शकील अहमद खान का दावा मजबूत रहता। तो अभी इस पर बताना बड़ा मुश्किल है। अगर अब स्लाइट एज देना हो तो किसको दिया जा सकता है? दुलाल चंद गोस्वामी को मुझे लगता है चूंकि मोहम्मद शहरियार और शाकिर रेजा की वजह से एज दिया जा सकता है। और लोकसभा चुनाव में चूंकि उनको यहां से लीड मिली थी, तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से दुलाल चंद गोस्वामी। इसलिए मैंने कहा कि वो टाइट फाइट में आपको डालकर रखना होगा कुछ सीट्स को, उसके बारे में अभी आप नहीं कह सकते। कटिहार भी बड़ा दिलचस्प फाइट अब जिनको देखना है उन दर्शकों को कल का इंतजार करना पड़ेगा। आज फिलहाल हम लोग एज देकर निकलते जाते हैं। तो कटिहार का आंकड़ा क्या कह रहा है रंजन जी? तो अभी बहुत सारी सीटें बची। बलरामपुर में भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं, उनका मुकाबला एआईएमआईएम के आदिल हसन के साथ है। संगीता देवी एलजेपीआर की कैंडिडेट हैं, लेकिन महबूब आलम जितने सरल व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से ये सीट निकाल लेंगे बलरामपुर का। प्राणपुर में मुकाबला कड़ा है। निशा सिंह और इशरत परवीन के बीच मुकाबला है। कुणाल निषाद को जनसुराज ने प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद आफ्ताब आलम एआईएमआईएम से है। निशा सिंह की सारी उम्मीदें मोहम्मद आफ्ताब आलम पर टिकी हैं। अगर वो अच्छा वोट लाएंगे तो उनके लिए अवसर बनेगा, नहीं तो इशरत परवीन को एज यहां पर दिखता है। प्राणपुर में मनिहारी की सीट बहुत दिलचस्प है। यहां पर शंभू सुमन जेडीयू से हैं, मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस से। मनिहारी एसटी आरक्षित सीट है, आदिवासी आरक्षित सीट है। और मनोहर प्रसाद सिंह यहां से कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। हालांकि अब इधर 1-2 चुनाव से वो कांग्रेस से ही जीत रहे हैं। और यहां पर जनसुराज ने बबलू सोरेन को, लेकिन एक कैंडिडेट का नाम जरूर लूंगा, और वो है एनसीपी से सैफ अली खान। और जब ये नॉमिनेशन कर रहे थे तो बहुत जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ कि सैफ अली खान एसटी आरक्षित सीट पर नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन संविधान जो है ये अलाउ करता है। बंजारा मुस्लिम हैं सैफ अली खान, और इस वजह से उनका नॉमिनेशन स्वीकार किया गया कांग्रेस प्रत्याशी ने। और कहिए कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया था। और सैफ अली खान ने जो एक समझदारी का काम किया, पहले तो वो जनसुराज से चाहते थे, वो जब वहाँ से बात नहीं बनी, एआईएमआईएम से बात की, वहाँ से बात नहीं बनी, तो उन्होंने एनसीपी का सहारा लिया। तारिक अनवर का क्षेत्र है, घड़ी निशान वहाँ सभी जानते हैं, और उन्होंने जो है एनसीपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब उनका कैसा प्रदर्शन रहता है वो मनिहारी को टाइट फाइट में केवल उनकी वजह से डाल रहा हूँ। वैसे स्लाइट एज मनोहर प्रसाद सिंह को। तो ऐसे में आंकड़ा क्या बन रहा है कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर? बरारी में विजय सिंह निषाद ही दिख रहे हैं, कोरहा से कविता देवी बीजेपी की। तो अगर आप कटिहार की 7 सीटों पर देखें तो बीजेपी 2, जेडीयू 2, भाकपा माले 1, आरजेडी 1, कांग्रेस 1, तो 4-3 एनडीए और महागठबंधन।
चलिए, तो एनडीए और महागठबंधन 4 और 3 के आंकड़े में रोमिता कहीं कंफ्यूजन है आपको? बीजेपी 2, जेडीयू 2, सीपीआईएम 1 और आरजेडी 1। अभी हम लोग ये 10वां जिला देख रहे हैं इसको। हाँ, ये 10वां जिला है अच्छा, कटिहार। ठीक है। अब अगले जिले की तरफ चलते हैं, मधेपुरा, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। मधेपुरा को जल्दी से स्कैन करिए, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। देखिए, मधेपुरा में जो 4 सीटें हैं, आलमनगर से एक बार फिर से नरेंद्र नारायण यादव को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। एज है बिहारीगंज में परिणाम बदल सकता है। निरंजन मेहता जीत रहे थे, लेकिन इस बार रेणु कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिया है, तो रेणु कुशवाहा को एज दिया जा सकता है। फाइट टफ है। सिंहेश्वर में भी फाइट टफ है, लेकिन एज चंद्रहास चौपाल आरजेडी को दिया जा सकता है, सिटिंग एमएलए हैं। और मधेपुरा की सीट, यहां पर भी फाइट जो है वो टफ है, टाइट फाइट है, लेकिन फिर भी आरजेडी के चंद्रशेखर को यहां पर एज दिया जा सकता है। देखिए, चंद्रशेखर के खिलाफ काफी एंटी इनकमेंसी थी वहां पर, और एक बल्कि निर्दलीय जो वहां खड़ा हुए प्रणव प्रकाश ने बहुत अच्छा माहौल बना लिया था अपने पक्ष में। वो भी यादव वोटर्स में उनकी पकड़ थी, वो बात सही है। लेकिन तेजस्वी यादव आए और उन्होंने अपनी सभा में बाकायदा उसका जिक्र किया और जो भी गलतियां हुई उसके लिए कहा कि आगे नहीं होंगी, इस तरह की बातें आई। एक लाइन जो उन्होंने कहा, ये इससे फर्क पड़ा है थोड़ा सा लोगों में। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, अगर वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट में जिनको मेयर को उतारा गया, कविता साहा, जेडीयू की कविता को उतारा गया है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि मधेपुरा में लोग ये मानते हैं कि मधेपुरा गोप का है, वहां पर कविता साहा को उतार दे गया, तो ये एक यहाँ पर एकजुट हो गए, यादव एकजुट हो गए इस बात को लेकर कि कहीं दूसरे कास्ट को ये सीट ना चला जाए। तो इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और जो उनके पक्ष में जा रहा है। तो मधेपुरा में आरजेडी 3, जेडीयू 1। आरजेडी 3 और जेडीयू 1। चलिए, ये आंकड़ा मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का। अब सहरसा की बारी आती है। सहरसा में गंगेश जी आप भी गए, 4 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर किसको फेवर करते हुए समीकरण दिख रहे हैं, कौन लीड ले रहा है? देखिए, पहले मैं बता देता हूँ चारों सीट। सोनवर्षा से रत्नेश सदा, जेडीयू के जो मंत्री हैं, उनको एज दिखता है। सहरसा में आईपी गुप्ता लीड लेते हुए दिख रहे हैं, और आलोक रंजन झा का काम किशोर कुमार मुन्ना भी खराब कर रहे हैं, तो आईपी गुप्ता को फिलवक्त लीड दिखता है। एज ही कह सकते हैं, टाइट फाइट है। मैं फिर कहूंगा बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। सिमरी बख्तियारपुर, यूसुफ सलाहुद्दीन कंफर्टेबल मार्जिन से आरजेडी के प्रत्याशी जीतेंगे, हालांकि जनसुराज ने सुरेंद्र यादव को दिया था। महिषी से इस बार परिणाम बदलेगा। अभी तक जेडीयू के गुंजेश्वर शाह जीता करते थे, इस बार गौतम कृष्णा आरजेडी से चुनाव जीत सकते हैं। तो सहरसा में जेडीयू 1, आईआईपी मतलब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1, आरजेडी 2 मतलब महागठबंधन 3 और एनडीए 1। चलिए, तो रोमिता एनडीए 1 और मुझे लगता है सहरसा वाली आरजेडी को कितनी सीटें बताई यहाँ पर आपने? आरजेडी को 2 और आईआईपी की जो सीट है वो निश्चित रूप से एक नया चेहरा लोग चाह रहे थे वहां पर, चूंकि आलोक गुप्ता को लेकर थोड़ी सी नाराजगी लोगों में थी, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। आलोक रंजन झा, हाँ, आलोक रंजन झा को लेकर, उनको लेकर एक नाराजगी थी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पीएम की सभा वहां हुई है, वो सहरसा में, शायद योगी भी गए। हाँ, और योगी वहां पर कैंप उन्होंने किया, एक तरह से 2 बार गए हैं वो इसमें संभवतः, अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो है वो नई पार्टी है, और संगठन के तौर पर वो कितना चीजों को मैनेज कर पाई वो इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आरजेडी होता या कोई भी दूसरा, मान लीजिए कांग्रेस भी होता, तो शायद जीत ज्यादा आसान होती। अब अभी अगर आपको जो बहुत नजदीकी दिख रही है इसमें, तो वो आईपी गुप्ता, एक तो पान समाज का उनका वोटर्स ठीक ठाक है वहां पर, जो है वो ठीक ठाक है, इसलिए वो फाइट में दिखते हैं। अगर वो खुद से निकलकर आ गए होंगे वोट देने के लिए तो अलग बात है। अदरवाइज आलोक झा जो हैं, उनके लिए भी वो सीट, इसलिए तो रास्ता बंद नहीं हुआ है।
टाइट फाइट। और पिछली बार लवली आनंद को उन्होंने पराजित किया था, तो किशोर कुमार मुन्ना कितना डेंट कर पाएंगे ये भी एक सवाल है, क्योंकि क्या अगर वो ज्यादा नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको टाइट फाइट में रखना। हाँ, अगर आप पब्लिक से बात करेंगे तो जो बीजेपी के वोटर्स हैं आमतौर पर वो वोटर्स टूटे नहीं हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो बीजेपी को नुकसान जरूर होता हुआ दिखता है आपको सीट्स में जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हो जाए, क्योंकि जो बाद के दिनों में स्पीड उन्होंने पकड़ा है और पीएम के आने के बाद जो स्थितियां बदली हैं वो एक अलग कहानी है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।